हम्म। परिचर्या का मूलभूत सिद्धांत में आपका अपना स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा औषध का प्रयोग। 252 पेज नंबर, औषध का प्रयोग। ठीक है। औषध का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजनों से के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य की उन्नति हेतु, रोगों से बचाव हेतु, रोगों के निदान हेतु, रोगों के प्रभाव को कम करने हेतु, रोग मुक्ति हेतु। ठीक है। चिकित्सक या परिचारक का कर्तव्य क्या है कि वह औषधियों को इस प्रकार प्रयोग करें जिससे उसके सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सकें। इस हेतु औषध की पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। औषध औषध किसको कहते हैं? दवाइयों को। विषयक्त निम्नलिखित ज्ञान प्रयोजन को ज्ञान होना आवश्यक है। औषधि की प्रकृति, नाम, प्रभाव, मात्रा, अवशोषण, उत्सर्जन, देने का मार्ग, अनुपान, प्रयोग, समय व कारण। औषध आदेश के आवश्यक भाग व्यवस्था पत्रक पर लिखे गए संक्षिप्त संकेत संकेत जैसे संकेत देते हैं ना, बीडी, ओडी, इस तरह से दवाइयों के सामने लिखा होता है, कभी दिन में एक बार, दिन में 2 बार, इस हिसाब से। व्यवस्था पत्र पर लिखे गए संक्षिप्त संकेत, प्रयोग में ली जाने वाली मात्रक, भी कितनी दवाई लेनी है, औषध कल्पना, सवरस कल्प, चूर्ण भट्टी आदि, औषध का खंड भंडारण, औषध देने के मार्ग, औषध देने के समय, नैतिक विधि की जानकारी। औषध की प्रकृति क्या है? चिकित्सक द्वारा लिखे गए व्यवस्था पत्र को पढ़कर ही परिचारक को रोगी का नाम, उम्र, व्याधि, औषध के नाम, मात्रा आदि का ज्ञान होता है। औषध के बारे में पूर्ण जानकारी होने के पश्चात ही परिचारक व्यवस्था पत्रक में लिखी गई औषधि को समझकर तैयार करता है, जिससे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं होती। व्यवस्था पत्रक लिखना भी चिकित्सक का गुण है। चिकित्सक के आधार पर ही परिचारक आसानी पूर्वक औषध का तैयार कर रोगी को उपलब्ध कराता है, जिससे रोगी के व्याधि का शमन होता है। व्यवस्था पत्रक में रोगी का सामान्य परिचय, नाम, आयु, लिंग का वर्णन पूर्व में ही परिचारक द्वारा किया जाता है। आरंभ में शुभ कार्य करने के पूर्व इष्ट देवता का स्मरण करते हैं, इसलिए सामान्यतः आयुर्वेद चिकित्सक धय से लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है धन्वंतरी। जैसे अपन मतलब डॉक्टर क्या लिखते हैं? RX, पर्ची पे लिखा होता है RX। अपने आयुर्वेद में औषधि पत्र पर लिखेंगे धय। धय का मतलब होता है धन्वंतरी। धन्वंतरी एक वैद्य हुआ है, प्राचीन समय में धन्वंतरी वैद्य हुआ है। रामायण में आता है धन्वंतरी वैद्य का। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उस समय क्या है कि धन्वंतरी जी को वो उसको बुला के लाते हैं। ठीक है। सुषेण वेद बोलते हैं उसको, सुषेण वेद। शिक्षक द्वारा रोगी का परीक्षण करने के पश्चात यह व्याधि लिखता है, जिससे संभावना रहती है कि उसके आधार पर औषध लिखी जाती है। सर्वप्रथम उस रोगाधिकारी की औषध लिखी जाती है जिससे संबंधित रोग है, उसे प्रधान औषध कहा जाता है। आयुर्वेद में रस, भस्म, पिष्टि, भट्टी, चूर्ण इस क्रम में लिखने की उसकी व्यवस्था है। तत्पश्चात लक्षण के अनुसार अन्य औषधियां लिखी जाती है, जिसे सहायक औषधि कहते हैं।
इस सभी औषधियों को मात्रा पूर्वक निम्नलिखित खुराक बना देते हैं, जिससे मुक्त मार्ग द्वारा दिए जाने में 2 या 3 बार देते हैं। ठीक है, 1x2, 1x3 लिखा जाता है। भी दिन में 3 बार देंगे तो 1x3 है, 1-2 बार दिया जाता है तो 1x2 ये खुराक है, मतलब मात्रा है ये। उसके साथ अनुपान या सहपान का प्रयोग किया जाता है। सहपान का मतलब होता है भी जल से लेना है, दूध के साथ में लेना है, या शहद के साथ में, या घी के साथ में, अवलेह कवात आदि हो सकता है। ठीक है, तत्पश्चात भोजन के बाद आश्वरिष्ठ का प्रयोग होता है। खाना खाने के बाद में आश्वरिष्ठ को लिया जाता है। यह यकृत क्रिया, उत्तेजक, दीपक, पाचन व बल्य होती है। उसकी तनुता को कम करने के लिए सम मात्रा में जल मिलाया जाता है। जैसे आश्वरिष्ठ है ना, वो देते हैं, उसमें आधा पानी आधा औषध होता है उसमें। बाह्य प्रवर्तक तेलों का प्रयोग प्रातः सायंकाल किया जाता है। रात्रि में विमंदनाशन, निद्रा नाशक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। औषध मात्रा क्या है? रोगी को एक बार में दी जाने वाली माप को औषध मात्रा या खुराक कहते हैं। डोज, जो मात्रा शरीर में कुछ लाक्षणिक प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक होती है, उसे न्यूनतम मात्रा कहता है, मिनिमम डोज। औषध शरीर की वह मात्रा जो शरीर में किसी प्रकार का नुकसानदायक प्रभाव उत्पन्न नहीं करे, उसे अधिकतम मात्रा, मैक्सिमम डोज कहते हैं। अधिकतम मात्रा से भी अधिक मात्रा को जो शरीर में विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करे, उसे घातक या प्राणघातक मात्रा, लेथल डोज कहते हैं। औषध मात्रा को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। आयु, बालक, गर्भिणी व वृद्ध पुरुषों को औषध की मात्रा प्रौढ़ पुरुषों की अपेक्षा कम दी जाती है। लिंग, स्त्रियों और औषधि की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा कम दी जाती है। भार, अधिक भार वाले रोगियों को औषध की मात्रा अधिक तथा कम भार वाले रोगियों को औषधि की मात्रा कम दी जाती है। ये मात्रा का पता है, ठीक है नहीं। रोगी की अवस्था के आधार पर औषध मात्रा का निर्धारण किया जाता है। आयुर्वेद में अत्यधिक अवस्था में मुहुर्मुहु मतलब थोड़ा थोड़ा है, मतलब मात्रा कम कम औषध देने के कारण समय निर्धारण किया जाता है। पोषणाभाव, अन्य व्याधियों का रक्ताल्पता, प्रोटीन व तत्व विटामिन का प्रयोग रोग की प्रयोगशाला परीक्षण के आधार कराकर ही किया जाता है। औषध की संचय क्रिया, औषध की मात्रा उसके शरीर से उत्सर्जन पर निर्भर करती है। कुछ औषधियों का शरीर में संचय होता है, उनका उत्सर्जन जल्दी से नहीं हो पाता, तथा कुछ औषधियों का उत्सर्जन शीघ्र हो जाता है, जिससे उनका प्रयोग जल्दी जल्दी होता है। कम उत्सर्जन के कारण यह शरीर पर दुष्प्रभाव डालती है, जैसे पारस के योग। सातम में कुछ औषधियां लगातार प्रयोग करने पर शरीर के लिए सातम्य हो जाती है। सातम्य किसको कहते हैं कि एक चीज दवाई अपने लेते लेते वो कई दिन हो जाए तो वो शरीर में सातम्य हो जाती है। ठीक है, जिससे इनका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाए तो विषाक्त प्रभाव नहीं होता, तथा निद्रालु व मादक पदार्थ। औषध का अवलोकन व उत्सर्जन क्या है? औषधि का शरीर में ग्रहण करने के पश्चात रक्त परिभ्रमण से संपूर्ण शरीर में फैलना अवशोषण कहलाता है। औषध संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होकर यकृत में विखंडित होती है तथा कम सक्रिय व आसानी पूर्वक उत्सर्जित होने वाले रूपों में परिवर्तित हो जाती है। यह विखंडन क्रिया मुख्यतः यकृत में होती है। जो दवाई अपन लेते हैं ना, वो खून के साथ में मिलकर के लीवर में जाती है और लीवर वो विखंडित करता है उसको, जिससे शरीर के चयापचय क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ औषधियां यकृत जन्य व्याधि होने की पर नहीं दी जाती। ये औषधियां यकृत से निकलने वाले पित्त के साथ आंत्र में प्रवेश करती है तथा कुछ मल के साथ गुदा मार्ग से बाहर निकल जाती है, जो रक्त परिवहन से अवशोषित होकर वृक्कों से मूत्र द्वारा उत्सर्जित कर दी जाती है तथा कुछ वाष्पशील पदार्थ फुफ्फुसों द्वारा शोषण मार्ग से उत्सर्जित हो जाते हैं। उत्सर्जन की तरह निम्नलिखित प्रभावित होती है। औषध प्रवेश का मार्ग, औषध की मात्रा, औषध की घुलनशीलता, शारीरिक द्रव्यों का पीएच, औषध की सांद्रता। ठीक है, औषध देने का मार्ग कौन कौन से हैं? शीरीय मार्ग, शीरीय मार्ग मतलब शीरा और धमनी अपने दो बोलते हैं ना, शीरा और धमनी। शरीर में अपने शरीर में शीरा और धमनी दो है। धमनी के अंदर शुद्ध खून होता है, शीरा के अंदर अशुद्ध खून होता है। तो शीरा द्वारा आईवी, इसको बोलते हैं इंटरवेंस रूट से दी गई औषधियां तत्काल क्रिया करती है। ड्रिप लगाते हैं ना अपने,
वो तत्काल प्रभाव दिखाती है, उसको आईवी बोलते हैं, इंटरवेंस। अपना प्रभाव तुरंत प्रवेश करती है, इनकी कम मात्रा भी अधिक कार्यकारी होती है। जब मुख द्वारा दी जाती है औषधियां कुछ समय पश्चात अपना क्रिया करती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मुख के द्वारा देते हैं ना, जैसे गोली टेबलेट वगैरह, तो वो थोड़ा धीरे काम करती है। मलाशय द्वारा दी जाने वाली औषधियां आंशिक रूप से धीरे धीरे अवशोषित होती है। गोदा मार्ग के द्वारा जो दवाइयां दी जाती है ना, वो थोड़ा धीरे और धीरे काम करती है, इसलिए इसकी अधिक मात्रा आवश्यक होती है। अनुपान, अनुपान का मतलब क्या है? अनुपश्चात पियते तद अनुपानम, औषध देने के पश्चात जिस द्रव्य पदार्थ का सेवन किया जाता है उसे अनुपान कहते हैं। कुछ भाई डॉक्टर कहता है नहीं कि भाई आप ये खाना, जैसे शरीर में कमजोरी हो तो उसको कहते हैं भाई संतरे का जूस पियो, केले खाओ, चीकू वगैरह खाओ, इस तरह से ये अनुपान होता है। कुछ औषधियों के अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर ग्रहण किया जाता है, उसे सहपान कहते हैं। सहपान किसे कहते हैं? कि औषधि के साथ में कोई चीज मिलाई जाए, उसको सहपान कहते हैं। अनुपान औषधि स्वाद को बढ़ा देता है, जिससे वह आसानी पूर्वक ग्रहण किया जा सकता है, तथा उष्ण व शीतल जल, मधु, कवाथ और लेहजूद आदि। ठीक है। औषध प्रयोग का समय क्या है? मुख द्वारा औषधियां देने में समय का विशेष महत्व है। खाली पेट औषधि लेने पर वह शीघ्र ही रक्त में प्रभावित होकर अवशोषित हो जाती है। कुछ औषधियां असामयिक श्लेष्मिक स्तर पर जलन उत्पन्न करती है, जिससे उन्हें भोजन के पश्चात करना चाहिए। औषध रोगी के सोने व जागने की प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। निद्रालु औषधियां रोगी को रात्रि में दी जाती है। मूत्रजन औषधियां सदैव सुबह के समय दी जाती है, उन्हें शाम को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनके लेने के पश्चात रोगी को मूत्र त्याग के लिए बार बार उठना पड़ता है, जिससे उसे परेशानी होती है। कुछ औषधियां प्रभावी रूप से कार्य तभी कर पाती है जब उसकी एक निश्चित सांद्रता 24 घंटे से अंदर अधिक बनी रहती है। इन औषधियों से को 4 से 6 घंटे के अंतर में निश्चित रूप से दिया जाता है, 4 या 6 घंटे के रूप में दो उसको। आयुर्वेद में औषध प्रयोग का काल निम्नलिखित है। आचार्य चरक ने औषध ग्रहण करने के 10 काल का वर्णन किया है, ये याद रखना आप। 10 काल का प्रयोग किया इन्होंने। भोजन के पूर्व, भोजन के मध्य और भोजन के बाद। ठीक है। बार बार समुद्र 2 आहार कालों मध्य में, भोजन के साथ मिलाकर, भोजन के ग्रास में, ग्रास के बीच में, दुर्बल रोगी के कारण, बलवान रोगी के कारण, इस प्रकार 10 औषध काल है। ये अंडरलाइन कर लेना, याद करने की बात है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। औषधि देने का काल। औषध आदेश के आवश्यक भाग क्या है? रोगी को सुरक्षित रूप से औषधि दी जा सके, इसके लिए चिकित्सक द्वारा लिखे गए औषधि व्यवस्था पत्र में परिचारक को निम्नलिखित 6 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना है? रोगी का नाम, औषधि का नाम, औषधि मात्रा, औषधि देने की विधि, प्रवेश दिनांक, चिकित्सक के हस्ताक्षर। ठीक है। अच्छा, अब ये है व्यवस्था पत्र में लिखे गए संक्षिप्त रूप। ये आपने क्या है, डॉक्टर वगैरह पर्ची लिखते हैं ना, हाँ, तो उसमें क्या है कि संक्षिप्त रूप लिखते हैं। जैसे आरएक्स, आरएक्स का मतलब होता है टेक थ्रू, हाँ। एसी का मतलब होता है एंटेक्सिबम, हाँ। और पीसी का मतलब है पोस्ट सिबम। एम का मतलब एंटे मेरिडियन, पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियन। अल्टरनेट ये लिखा है अल्टरनेट डिब्यूज, क्यूएम क्यूमनिन, आगे हिंदी में लिखा हुआ है इसमें अर्थ। इसका अर्थ क्या? आरएस का अर्थ है आपसे इसे लें, है, हाँ। एसी का मतलब होता है भोजन से पूर्व, पीसी का मतलब भोजन के पश्चात, एम का मतलब दोपहर पूर्व, पीएम का मतलब दोपहर पश्चात, है। और अल्टरनेट डाई का मतलब होता है एक दिन छोड़कर, क्यूएम का मतलब होता है प्रत्येक सुबह। ये याद रखना आपको। अच्छा, फिर आता है ओडी, प्रतिदिन में एक बार। याद है ना, ओडी मतलब प्रतिदिन में एक बार। ओएन का मतलब है रोज रात को। एचएस का मतलब होता है सोते समय। एचएन का मतलब आज रात को। सीएम का मतलब कल सुबह। पीआरएन का मतलब होता है जब भी आवश्यक हो। एसओएस का मतलब होता है आपातकाल में जब भी आवश्यक हो। अच्छा, बीडी का मतलब दिन में 2 बार। टीआईडी का मतलब दिन में 3 बार। क्यूआईडी का मतलब दिन में 4 बार। स्टेट का मतलब तत्काल। रीप का मतलब होता है फिर से दें। एच का मतलब होता है हो रहा घंटा, 1 घंटे में। क्यू का मतलब होता है प्रत्येक।
ठीक है। प्रयोग में ले जाने वाली मात्रा क्या है? अब मात्रा क्या है इसमें? जैसे घन सेंटीमीटर, सीसी का मतलब होता है घन सेंटीमीटर। हाँ, और जी आर का मतलब होता है ग्रेन। जी डबल टी का मतलब होता है एक बूंद। हाँ, एक केजी का मतलब किलोग्राम। हाँ, किलोग्राम तक ही होता है इसमें। अच्छा, किलोग्राम का मतलब है जैसे ड्रिप वगैरह लगाते हैं ना, 500 ml, 100, 1000 ml। हाँ, 2000 ml थे, हाँ वो है। एम जी और एम जी एम मिलीग्राम, ओस, एस एस का मतलब आधा, सी एम का मतलब सेंटीमीटर, जी एम का मतलब ग्राम, एम एल का मतलब मिलीलीटर, एल बी का मतलब पाउंड, एक एल का मतलब लीटर, टी एस पी का मतलब चाय का चम्मच भर, टेस्ट स्पून बोलते हैं ना, टेस्ट स्पून, टी स्पून, चाय का चम्मच। डी आर का मतलब ड्रॉप। आधुनिक समय में जो मान व्यवहार में काम में आता है उसको आधुनिक मान कहा जाता है। इस मान को प्राय सभी लोग जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं? 8 शक्ति का एक मासा, 12 मासा का एक तोला, 5 तोला का एक छटांक, 5 छटांक का एक पाव, 4 पाव का एक शेर और 40 शेर का एक मण। ये अपने आजकल नहीं चलते हैं। हैं? हाँ, हाँ, शेर मतलब पुराना है। शेर पहले शेर कहते थे, और किलोग्राम है, बाद में ये मैट्रिक प्रणाली आ गई तो इसमें किलोग्राम हो गया। हाँ, तोले में पहले पौने 12 ग्राम होता था। हाँ, पौने 12 ग्राम। हाँ, आजकल अपना 10 ग्राम को तोड़ा मानते हैं, लेकिन पौने 12 ग्राम का तोड़ा होता है पुराने समय के अनुसार। उसी हिसाब से ये रत्ती मात्रा दी है। नैतिक और विधि जानकारी क्या है? एथिकल एंड लीगल नॉलेज। परिचारक को परिचर्या के साथ ही प्रयोग किए जाने वाली औषधि के गुण दोष पर ज्ञान रखना आवश्यक है। औषध का प्रयोग व्याधि के शमन के लिए किया जाता है। कभी कभी परिचारक रोगी की परिचर्या तल्लीन होकर करता है तथा चिकित्सक द्वारा निर्दिष्ट औषधियों का वितरण भी मात्रा एवं समय के अनुसार करता है, परंतु औषधियों का दुष्प्रभाव होने के कारण अपयश का भागी बनता है। वर्तमान समय में उपभोक्ता नियम लागू हो गया जिसमें चिकित्सा सेवा को एक नैतिक पेशे के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए चिकित्सालय व नर्सिंग होम इसके लिए परिधि में आते हैं। ऐसे समय में चिकित्सक का परिचारक दर्श कर्तव्य है कि चिकित्सा कर्म करने के पहले रोगी या उसके परिजन से उसके लिए लिखित में स्वीकृति ले लेवे। ठीक है, तथा इन कर्मों से होने वाली हानि लाभ की जानकारी देकर उसे अपने विश्वास में लेवें, जिससे वह उन कर्मों को संपादित करने में सहयोग देवें। परिचारक नर्स को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। कानून के अनुसार परिचारक नर्स परिचर्या करने के लिए स्वयं उत्तरदायी हो। जो भी परिचर्या की जा रही है या जो भी औषधियों का वितरण किया जा रहा है उसकी अधिकतम न्यूनतम मात्रा का ज्ञान उसे होना चाहिए। यदि उस औषधि का प्रयोग भूलवश अधिक मात्रा में कर दिया जाए तो उससे होने वाली हानि का उत्तरदायित्व परिचारक का होता है। ठीक है, वह भले ही बहाना बनाकर इसी उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि औषधि वितरण का कार्य परिचारक का ही होता है। चिकित्सालय में मादक औषधियों का प्रचारक के चार्ज में होता रहती है, इसलिए उसे इसके उपयोग के विषय में कानून की जानकारी होनी चाहिए। इन औषधियों का वितरण तिथि मात्रा आदि का इलाज इंद्राज स्टोर रजिस्टर में होना चाहिए। चिकित्सक की अनुमति के बिना कोई रोगी को देना कानूनी अपराध है। रोगी को औषधि देने से पहले परिचारक को औषधि व्यवस्था पत्रक में किसी से लिखित में स्वीकृति ले लेनी चाहिए। मादक औषधियां केवल वे ही चिकित्सालय मेडिकल स्टोर रख सकते हैं जिनके पास इन्हें रखने की व्यवस्था लाइसेंस हो। परिचारक का उत्तरदायित्व आता है कि वह चिकित्सक द्वारा औषध व्यवस्था पत्र में लिखित औषधियों की मात्रा आदि को ध्यान में रखते हुए उसका वितरण करें। औषधि वितरण के समय परिचारक का कर्तव्य होता है कि दी जाने वाली औषधियों के लिए चार्ट तैयार करें तथा उसे औषधि के प्रयोग के पश्चात होने वाली शारीरिक परिवर्तनों का निरीक्षण कर रोगी व्यवस्था पत्रक में अनिवार्य रूप से अंकित करें। परिचारक जिस सरकार या गैर सरकारी चिकित्सालय में कार्य कर रहा है वहां से नियम का ज्ञान उसे भली भांति होना चाहिए तथा उसे समझकर अस्थिर से पालन करना चाहिए। परिचारक का यह कानूनी उत्तरदायित्व है कि चिकित्सालय में किए जाने वाले औषध विषय के शोधों कार्यों का पूर्णतः ज्ञान हो। इन औषधियों का प्रयोग किस मात्रा में किया जा रहा है तथा उसका क्या प्रभाव या परिणाम है। औषधि देने से पूर्व रोगी को उसके औषधि के
लाभकारी प्रभावों, अनुषंगी प्रभावों तथा विषाक्त प्रभावों का ज्ञान कराना आवश्यक होता है। यदि किसी कारण से कोई दुर्घटना होती है तो परिचारक कानूनी रूप से गवाह हो सकता है। औषधि देने की विधि का मार्ग क्या है? रोगी के आधार पर औषधियों की कल्पना, स्वरूप व प्रभाव को ध्यान में रखते हुए चिकित्सक द्वारा औषधि देने के मार्ग का निर्धारण किया जाता है। भाई मार्ग का मतलब क्या है कि गुदा मार्ग से देना है, मुख मार्ग से देना है कि या इंटरवेंस देना है कि वो उसको ध्यान रखना जरूरी है। अंत शिरा मार्ग से दी गई औषधि रक्त परिभ्रमण में शीघ्र अवशोषित होकर अपना प्रभाव शीघ्र व्यक्त करने लगती है, जबकि मुख द्वारा ग्रहित औषधियों का वांछित प्रभाव कुछ समय बाद प्राप्त होने लगता है तथा त्वचा द्वारा बाह्य प्रयोग दी गई औषधियों के परिणाम में स्वार्थिक समय लगता है। अतः प्रत्येक मार्ग में औषधियों के प्रभाव में अलग अलग समय लगता है। सामान्यतः औषधियों को निम्न मार्गों द्वारा दिया जाता है। मुख्य मार्ग से द्वारा, ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सर्वाधिक सुविधाजनक और सामान्य औषधि देने का मार्ग है। बालक, वृद्ध, गर्भिणी स्त्रियों में सामान्यतः इसी मार्ग का प्रयोग किया जाता है। उनकी सुविधा अनुसार औषधि को सुगंधित, स्वादिष्ट, आकर्षक बनाया जाता है। इस मार्ग से चूर्ण, बटी, सौरस, आसव, अरिष्ट, अवलेह, सिरप आदि दिए जाते हैं, जिससे उस व्याधि के मुख्य गत व कंठगत रोगों का शमन होता है। औषध का स्वाद में अरुचिकर, अमाशय की सलस्मी, कला में जलन, औषध के अवशोषण में रसमय आदि के, औषध का स्वरूप रोगी के अनुसार न रहने के कारण उसे इसे मार्ग द्वारा ग्रहण करने में असुविधा होती है। इसलिए परिचारिक का कर्तव्य है कि औषध के स्वाद को अरुचिकर बढ़ाने के लिए मधुर सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग अनुपान में रूप में देना चाहिए। अनुपान का मतलब क्या है? भाई शहद के साथ में, दूध के साथ में या रस के साथ में क्या है, वो अनुपान होता है। गुदा मार्ग के द्वारा अंतर्गत व्याधियों के शमन, अंतर्गत जो अपनी आंत होती है ना, इसके अंदर जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्जी वगैरह होती है या कोई घाव वगैरह होता है, उस हिसाब से गुदा मार्ग द्वारा दिया जाता है। औषधियों का प्रयोग इस मार्ग से किया जाता है, जैसे बस्ती, वर्ती आदि के रूप में औषधियां दी जाती है। प्रसव के पूर्व, शल्य क्रम के पूर्व, किरण की परीक्षा, जीर्ण, विबंध, उदरशूल, आद्यमान, आद्यमान किसको कहते हैं? आफरे को, में बस्ती का प्रयोग किया जाता है। पोषणाभाव, जलियांश, अल्पता औषधि गुद मार्ग द्वारा प्रयोग कराई जाती है। आंतरिक मार्ग, आंतरिक मार्ग एलिमेंट्री कैनाल के अतिरिक्त अन्य मार्ग से औषधि देने का अंतरिक मार्ग कहलाता है, जिसमें सुई, नीडल का प्रयोग किया जाता है। इस मार्ग से प्रवेश कराई गई औषधियों का प्रभाव अन्य मार्गों की अपेक्षा शीघ्र होता है। यह मार्ग निम्नलिखित है, क्या है? अंतरपेशीय, इंटरमस्कुलर, अंतःशिरीय, इंटरवेंस, अंतःधमनी, इंट्रा आर्टिकल, अधस्तवक, सबकंटेंस, अंतर्त्वचीय, इंट्रा एपिडर्मिक, अंतःहृदय, इंट्रा कार्डियक, अंत मेरुरज्जु, इंटरस्पाइनल ऑफ इंटरनल स्टिल, अंतःस्थीय, इंट्राओसिकोस, अंत उदावरणी, इंट्रा पेरिटोनियल, उधर गुहा में, जो हिंदी का है इसमें पेशी में, शिरा में, धमनी में, ठीक है, त्वचा में, बाह्य हृदय पेशी में, गेहूदा में, ये दवाई देने का मार्ग है। अधिजीवा मार्ग ये क्या है? कुछ औषधियां जीवा के नीचे रखी जाती है, जैसे धीरे धीरे घुलकर अवशोषित हो जाती है। जो हार्ट अटैक होता है ना, हाँ, तो जीभ के नीचे रखी जाती है टेबलेट। अंत श्वसन मार्ग, सांसी मार्ग के द्वारा दिया जाता है। इस मार्ग द्वारा औषधियां धूम या वाष्प के रूप में दी जाती है। जैसे किसी के जुकाम हो गया, फेफड़े में कफ जम गया, तो वो क्या है कि जैसे गर्म पानी होता है, उसकी भाप है, तो कपड़ा ओढ़ करके उसकी भाप लेते हैं, वो सांस के द्वारा ली जाती है। नासा में औषधि का प्रवेश कराना नस्य क्रम है। भाई कई बार जी नाश के अंदर अपने नोजल वो रखते हैं ना, जुकाम हो गया, सांस नाश से रुक जाती है, तो विक्स वगैरह सूंघते हैं ना अपने ऐसे, तो उसी द्वारा ये नासों के द्वारा होता है। नासा में औषधि प्रवेश कराना नस्य क्रम है कहलाता है। इसे शिरो विरेचन भी कहा जाता है। औषधि को नासा में बूंद के रूप में डालते हैं, कई बार नासों के अंदर बूंद भी डालते हैं, जिससे ऊर्ध्व जत्रुगत रोग बाहर आ जाते हैं तथा व्याधि का शमन हो जाता है। मर्श, प्रतिमर्श का प्रयोग, अणु तेल, षड बिंदु का प्रयोग आदि। अभ्यंग द्वारा मालिश, अभ्यंग को मालिश कहते हैं। इसमें तेल आदि औषधियों को मालिश के लिए प्रयोग किया जाता है। अभ्यंग स्नान क्रम, निरोपण, जब औषधि का प्रयोग ठोस रूप में शरीर के छिद्रों में किया जाता है तो उसे निरोपण कहते हैं।
तथा योनि वैकुंठ मार्ग में वर्तियों के द्वारा। अर्धगमन, अर्ध अंत धर्मन, जब औषधि का प्रयोग प्रभावित भाग के धुएं के रूप में किया जाता है तो उसे अंतर्धुमन कहते हैं। अंतर्धमन का मतलब धुएं के द्वारा। विषाक्त औषधियों को इकट्ठा करने की विधि, सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं वे सभी युक्तिपूर्वक प्रयोग करने पर औषधि के रूप में काम आते हैं। ठीक है, विष भी औषध है, जहर है ना, वो भी एक औषधि है। यदि उसे मात्रा पूर्वक प्रयोग किया जाए तो वह रोग का शमन करता है। चिकित्सालय में औषध वितरण कार्य परिचारक के अधीन रहता है। यदि उसके अज्ञानतावश विष औषधि का प्रयोग कर दिया तो रोगी मृत्यु हो सकता है, ज्यादा कर दिया तो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अतः विषाक्त औषधियों के वितरण में परिचारक को निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। क्या है कि हमेशा औषध वितरण कक्ष में विषाक्त औषधियों को अलग रखें, अलग अलमारी में। विषाक्त औषधि में डिब्बों पर पड़े हुए लाल अक्षरों में लिखो। डिब्बा प्लास्टिक या स्टील का होना चाहिए जिससे उस पर रासायनिक क्रिया नहीं हो सके। विषाक्त औषधियों को निकालने के बाद डिब्बे के मुंह को बंद कर देना चाहिए। डिब्बा का मुख ढीला नहीं रहना चाहिए क्योंकि आर्द्रता के कारण खराब हो सकने का भय है। विषाक्त औषधियों को डिब्बों में से निकालने के पश्चात पुड़िया बनाने के बाद परिचारक को अपने हाथों को साबुन पानी से धो देना चाहिए। विषाक्त औषधियों के डिब्बों पर उसकी प्रयोग की मात्रा को स्पष्ट शब्दों में लिखकर रखना चाहिए। चिकित्सक के अनुमति के बिना विषाक्त औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ड्यूटी पर कार्य कर रहे परिचारक को चार्ज देते समय विषाक्त औषधियों के अलमारी की चाबी अच्छी तरह संभलवा कर जाना चाहिए। परिचारक को विषाक्त औषधियों की घातक मात्रा, उनके लक्षणों के प्रतिकार के उपायों का ज्ञान होना चाहिए। ये आपका एक पूरा पाठ, पूरी किताब पूरी हो चुकी है, परिचर्या पूर्ण सिद्धांत। इसको थोड़ा रिवीजन कर लेना है।